नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे दंगल के महारथियों के बारे में। भानु प्रतापपुर उपचुनाव समेत देश में हुए अलग अलग विधानसभा चुनावों और उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी पलट दी है। सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कुशल रणनीतिकार साबित हुए, जिससे उनकी एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अपनी सीट बचा ली है। कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 मतों से पराजित किया है। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज की ओर से प्रत्याशी बनाए गए अकबर राम कौर्राम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस जीत पर भानु प्रतापपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सरकार के 4 वर्षों के कार्यों की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भानु प्रतापपुर में वोटों का ये अंतर 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग मुझे मुसवा और ना जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन इसका जवाब वहां की जनता ने दे दिया है। असली भगवा तो जनता ही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया है और कहा है कि कांग्रेस के द्वारा दी गई 10 गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया है। प्रियंका गांधी जी ने वहां धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। तो वहीं मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर कहा कि हमें अपने विधायकों को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वहां के विधायकों को रायपुर लाए जाने की बात से इनकार किया है। देखिए, भानु प्रतापपुर की जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दी है पूरे काउंटिंग में। भानु प्रतापपुर में मिली बड़ी पराजय को बीजेपी ने सहानुभूति लहर का असर बताया है। बीजेपी ने कहा कि हमने वहां चुनाव अच्छे से लड़ा, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। इसके कई अलग अलग फैक्टर रहे हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम पर कहा, वहां कांग्रेस की नैतिक हार पहले ही हो चुकी थी। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी के चरित्र हनन का प्रयास किया, जिस वजह से ये नतीजा आया। कांग्रेस ने 4 साल के सरकार के काम पर चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये चिंतनीय है और उनकी ये जीत हार के ही बराबर है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और निर्दलीय आदिवासी प्रत्याशी के वोटों को मिला लिया जाए, तब वह कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में मिली हार का ठीकरा बीजेपी ने वहां के ट्रेंड पर फोड़ा है। बीजेपी ने कहा कि वहां ये परंपरा रही है कि 5 वर्षों में सरकार बदल जाती है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि वहां हार का अंतर महज 1% ही रहा है। गुजरात जीत को बीजेपी ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 27 वर्षों के बाद भी मिली ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई, जहां विपक्ष को 10% सीटें भी नहीं मिली, जिसकी वजह से वहां कांग्रेस को वैधानिक रूप से विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने सभी पराजयों को गुजरात में मिली बड़ी जीत के जरिए संभालने की कोशिश की है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की नैतिक हार पहले ही हो चुकी थी। कांग्रेस ने 4 साल के कामों पर चुनाव नहीं लड़ा। ब्रह्मानंद नेताम एक आदिवासी युवा, उसके चरित्र हनन का प्रयास किया, झूठ बोला, दुष्प्रचार किया। इसी वजह से आज ये जो नतीजा सामने आया है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी और निर्दलीय आदिवासी प्रत्याशी के अगर हम वोट्स को जोड़ दें तो कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा हैं। अलग अलग चुनावों में विभिन्न दलों के रहे प्रदर्शन पर अब विश्लेषणों का दौर जारी है। हर हार जीत के अपने अपने मायने हैं, लेकिन भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों ने कहीं न कहीं एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा किया है। सर्व आदिवासी समाज की ओर से प्रत्याशी बनाए गए अकबर राम कौर्राम को मिले 23,000 से
ज्यादा मतों ने कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों को इस ओर गंभीरता से विचार करने पर विवश कर दिया है, जबकि अकबर राम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहे। बताया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की 29 एसटी आरक्षित सीटों समेत अन्य सीटों पर आदिवासी समाज के मतदाताओं का असर किसी भी दल का सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। चुनाव में अभी साल भर का समय है, लेकिन पार्टियों ने इस दिशा में शायद विचार करना शुरू कर दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो भानु प्रतापपुर में जिस तरीके से अब कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली, उसको लेकर अब आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जमीनी स्तर की राजनीति को समझते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता हैं अजय साहू, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी शिथिलता के साथ और बड़ी बेबाकी किस्से के साथ जवाबों को रखते भी हैं और सवालों को भी रखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता अजय साहू जी की ओर बढ़ते हैं। साहू साहब, सबसे पहले तो बधाई आपको, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। अजय साहू जी सुन पा रहे हैं? अजय साहू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है आवाज, बोलिए। जी अजय साहू जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। जी ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। भानु प्रतापपुर की जनता का सादर आभार, जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विश्वसनीय चेहरे पर विश्वास जताया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के 4 वर्ष के कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के 4 वर्ष के कार्यकाल पर विश्वास जताया, जिन्होंने इस के माध्यम से ये बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जिस दिशा में गांव गरीब मजदूर किसान को फोकस करके जो रणनीति बना रही है, जो कार्य योजनाएं बना रही है, उस पर छत्तीसगढ़ के जो भानु प्रतापपुर की जनता है उन्होंने मुहर लगा करके सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन साहू जी, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? क्या ये जीत संकेत है आने वाले चुनाव का? देखिए ऋषभ जी, निश्चित तौर पर ये 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले ये जो उपचुनाव है, ये कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव का आईना हम समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर जो 21,000 से अधिक मतों से जो हमने जीत दर्ज की है, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव होगा, उसमें भी हम सभी विधानसभाओं में जो हमारे विधायक जीत करके आए थे, जिस मार्जिन से जीत करके आए थे, उस मार्जिन को हम बरकरार रख पाएंगे। इस दिशा में हमको प्रेरणा देती है ये जो भानु प्रतापपुर की जीत है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, केदार गुप्ता जी, उनकी तरफ चलते हैं। केदार जी, बीजेपी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा था चुनाव से पहले कि इस बार जीत जो है उपचुनाव में वो बीजेपी पार्टी की होगी और वो संकेत होगा कि 2023 में बीजेपी की पार्टी छत्तीसगढ़ में बन रही है। क्या हुआ उन दावों का और वादों का? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को वहां विजय मिली है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि जीत तो जीत है। अब जीत कैसे मिली, सवाल इस बात का है। आप अगर देखेंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े थे अकबर कुर्राम जी, उनको 23,000 से ज्यादा वोट मिले। तो अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करता है, मतलब सरकार के विरुद्ध वोट करता है, और हम 21,000 से हारे हैं, तो अगर वो 23,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते जो कि सरकार के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की बुरी पराजय होती। और आदिवासी समाज ने कसम खा ली थी, और जब महिलाएं, मैं समझता हूं कि कोई कसम खा लेती हैं तो भावनात्मक रूप से उसका पूरा पालन करती है। आदिवासी समाज ने उन्हें कसम खिलाई थी और इस कसम के कारण वो सारे वोट सर्व आदिवासी समाज को गए जो भारतीय जनता पार्टी को जाने थे। कभी होता है। और जो संवेदना के वोट थे, कहीं ना कहीं स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के बारे में वहां के स्थानीय लोगों की मन में भाव था और उनको उन्होंने वोट देकर श्रद्धांजलि दी है। परंतु अगर सही मायने में निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम जी को जो वोट मिले हैं वो सरकार के विरुद्ध ही माने जाएंगे, क्योंकि सरकार का तो वहां प्रत्याशी खड़ा था ना, उसको तो वोट नहीं मिले, पर निर्दलीय को मिले, वो सरकार के विरुद्ध है। अब कांग्रेस पार्टी
आदिवासी भाइयों का, आदिवासी समाज का पूर्णतः विश्वास खो चुकी है। और आरक्षण के मामले में जो इन्होंने डाल डाल पात पात खेलना शुरू किया, सितंबर में हाई कोर्ट ने आदिवासी भाइयों का आरक्षण और सभी आरक्षण को समाप्त किया था। उसके बाद ये लगातार चाहते तो सितंबर में ही, अक्टूबर में ही विधानसभा का सत्र बुलाते, अध्यादेश जारी कर सकते थे, कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते थे, पर इन्होंने नहीं बुलाया। इनकी नीति और नियत में कहीं ना कहीं संदेह था। परंतु जब भानु प्रतापपुर का चुनाव घोषित हुआ, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी भाइयों की सीट है, तो आनंद फानंद में इन्होंने तय किया कि 2 दिन पहले हम विधानसभा का सत्र बुलाएं, 4-6 दिन पहले हम कैबिनेट की बैठक बुलाएं, और ये नाटक नौटंकी करके इन्होंने वहां के आदिवासी भाइयों को, आदिवासी समाज को आकर्षित करने का प्रयास किया, परंतु वो विफल रहा। और हम देखते हैं आदिवासी समाज सर्व आदिवासी प्रत्याशी अकबर कुर्राम के पक्ष में मतदान कर रहा है। तो अगर ये बात करते वापस हैं से आऊंगा, कि इसका सरकार जवाब बहुत ले अच्छी लेता हूं थी, मैं साहू माननीय जी से। भूपेश साहू जी बघेल क्या जी के- कहेंगे? आदिवासी समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से खफा है, गुस्सा है, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुर्राम जी को वोट मिले और ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को आगे होने वाले चुनाव में दिक्कत हो सकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए ऋषभ जी, आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी के साथ था, तभी 21,000 से अधिक मतों से हम जीते हैं। और जो अकबर राम कुर्राम को वोट मिले हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लोग नाराज थे, जो वोटर नाराज थे, इन्होंने जिस तरीके से आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति के लोगों को लड़ाने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया, जिस तरीके से झूठ प्रपंच का जाल अपनी सरकार के समय इन्होंने रचा, जिस तरीके से आदिवासी आरक्षण के समय इन्होंने ननकीराम कंवर की कमेटी बनाई और कोर्ट को इस बारे में नहीं बताया, ये सारी जो गलतियां इनकी सरकार ने की थी, उसके खिलाफ आदिवासी समाज ने इनके खिलाफ वोट किया है। और आदिवासी समाज तो हमारे साथ है। जिस बस्तर को नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, आज उस बस्तर को कॉफी की खेती और डेनिम जींस के निर्माता के नाम से जाना जाता है। जिस बस्तर को नक्सलवाद के नाम से जाता था, आज वहां पर आत्मानंद स्कूल खुल गए हैं। जिस बस्तर को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, जिस बस्तर में बेरोजगारी थी, लोग नक्सली राह पकड़ना चाहते थे, वहां पर हमारी सरकार ने रोजगार उन्मूलक कार्यक्रम चला करके बस्तर के आदिवासियों को रोजगार देने का काम किया है। तो बस्तर की पूरी जनता हमारे साथ है, प्रदेश की पूरी जनता हमारे साथ है। प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता जो भूपेश बघेल जी के चेहरे को एक विश्वास के रूप में देखती है, उस भानु प्रतापपुर की जनता ने इस उपचुनाव में जनादेश के माध्यम से भूपेश बघेल जी के विश्वास पर और कड़ी मुहर लगाई है और गहरी छाप छोड़ी है कि हमें इस चेहरे पर विश्वास है। जब तक भूपेश है तो भरोसा है का जो स्लोगन हम कहते हैं, निश्चित तौर पर भानु प्रतापपुर की जनता ने यह काम किया है। भानु प्रतापपुर की जो लड़ाई थी वो अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई थी। अच्छाई की प्रतीक सावित्री मंडावी थी, जो अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा जगत को छोड़। हमारे साथ अजय चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा विचार विमर्श कर लेते हैं। अजय जी, लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, लंबे वक्त तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन वक्त बदला, सरकार भी बदली, भूपेश बघेल की सरकार आई। अब यूं कहा जा रहा है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, ये संकेत है कहीं ना कहीं कि 2023 में किसकी सत्ता छत्तीसगढ़ में आने वाली है। क्या लगता है आपको कि सत्ता परिवर्तन होगी या फिर कांग्रेस की पारी और लंबी चलने वाली है? देखिए ऋषभ जी, इस उपचुनाव को अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी, क्या राजनीतिक पर्यावरण होगा, कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। यहां पर बीजेपी इस उपचुनाव में काफी विपरीत परिस्थितियों में खड़ी रही। अब विपरीत परिस्थितियां थी बीजेपी के लिए। किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी के ऊपर एन चुनाव के समय कुछ आरोप लग जाता है तो वो उस पार्टी के लिए उसको डिपेंड करना काफी कठिन काम होता है। बीजेपी इसमें सफल रही। सफल इसलिए रही क्योंकि 18 के विधानसभा चुनाव में जितना वोट लगभग बीजेपी को मिला था, उतना वोट लगभग बीजेपी को इस उपचुनाव में मिल ही गया, विषम परिस्थितियों के बाद भी। और 27,000 वोटों से मनोज मंडावी जी जीते थे। उनके वोटों में थोड़ा सा चेंज आया है। तो मतदान व्यवहार के दृष्टिकोण से, वोटिंग बिहेवियर के दृष्टिकोण से, अब क्योंकि कांग्रेस का यह डिक्लेरेशन था कि हम सावित्री मंडावी जी को समर्थन देंगे, लेकिन सीएम साहब का जो स्टेटमेंट आया है, हो सकता है उनके मतदाता कांग्रेस को भी वोट दिए होंगे, लेकिन हो सकता है वो अकबर कुर्राम जी को दे दिए होंगे। तो ये क्या है, चारामा बेल्ट का
और भानु प्रताप बेल्ट का एक एक बूथ का जब अध्ययन कर पाएंगे हम लोग, तब ये स्पष्ट हो पाएगा। रही बात 2023 के लिए, तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस यहां बढ़ते हुए नजर आता है, लेकिन बीजेपी का वोट स्टेबल है 18 के अनुसार, 18 विधानसभा के अनुसार। तो बीजेपी को अभी काफी वैचारिक मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन यह भी सच है कि जैसे अजय साहू जी बोल रहे थे कि, या इवन हृदय की विशालता दिखाते हुए केदार जी बोले कि जीत तो जीत होती है, बिल्कुल कांग्रेस जीती है इसे। और सावित्री मंडावी जी एक महिला, साथ ही साथ सहानुभूति, साथ ही साथ वो एक टीचर रही हैं, उनका स्वयं का फील्ड रहा है, जनसंपर्क कर रहा है, ये सब कांग्रेस के लिए अनुकूल रहा। और स्वाभाविक है कि कांग्रेस यहां पर जिस तरह से चुनाव लड़ी उसमें आरोप प्रत्यारोप तो हुआ, लेकिन बीजेपी के कुछ स्टार प्रचारक जैसे शिवराज जी चौहान वगैरह आने वाले थे, वो नहीं आ पाए, तो इसकी कमी खली है। तो इससे क्या है कि निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी विजय है। और बीजेपी के पास समय है कि वो अपने संगठन लेवल पर, कार्यकर्ता तो उनके रिचार्ज है ही, मतदाता उनके उतने है ही, उनमें कैसे इंक्रीज करना है, समय है। आने वाला 2023 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा ऋषभ। ठीक है चंद्राकर जी, एक और सवाल आपसे कि जिस तरीके से नेताम जी के ऊपर अभी जो आरोप लगे हैं और ये पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी पार्टी को इससे भी जूझना पड़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की छवि थोड़ी बहुत ही सही धूमिल जरूर हुई है। नहीं, इसमें क्या है, प्रत्याशी को चुनाव आयोग को जो एफिडेविट दी है उसमें बदला देना चाहिए था। ये बीजेपी के लिए अभी अच्छा होता और इस चुनाव के लिए भी बहुत अच्छा होता, लेकिन खैर ये पास टाइम हो गया। लेकिन 2023 में का फिजा अलग होगा, उस समय क्या कायनात अलग होगी, उस समय के प्रत्याशी क्या यही रिपीट होंगे कि दूसरे आएंगे, इन सबके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी को मान करके चलिए सावित्री मंडावी जी ही होंगी, क्योंकि 9 महीने का ही उनको कार्यकाल मिल पाएगा। इसमें वो क्या काम कर पाती है, कितना इंपैक्ट छोड़ती है कार्यकर्ताओं के साथ, उनका नितान बिल्कुल, उनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहेगा, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो जनता को कनेक्ट कर पाती। वापस से आऊंगा चंद्राकर साहब, गुप्ता जी की ओर बढ़ता हूं। गुप्ता जी, कहां कमी रह गई? दावे और वादे तो बड़े बड़े किए गए थे बीजेपी पार्टी की तरफ से कि ये एक आईना होगा 2023 का, क्या कमी रह गई? देखिए, कमी और बेसी का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक वो चुनाव लड़ा और एक आदिवासी भाई की छवि को खराब करने का प्रयास किया, जिसमें वो कुछ सफल रहे कुछ असफल रहे। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो नाराजगी के वोट थे जो भाजपा को मिलने वाले थे, वो अकबर कुर्राम जी को चले गए। सहानुभूति का लाभ सावित्री जी को मिला और सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता शासन में बैठकर डीएफओ से लेकर सारे कर्मचारी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। शराब बांटी जा रही थी, पैसे लुटाए जा रहे थे। तो ये सब करने के बाद भी मैं फिर से कहूंगा कि कोई कमी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं करी, कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार का दुरुपयोग हुआ, अधिकारी कार्यकर्ता के, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किए। और सबसे बड़ी बात, सरकार के विपक्ष में जो वोट गिरा वो निर्दलीय को गिरा और भाजपा को गिरा। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कांग्रेस पार्टी 2000 वोट से हारती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं आदिवासी भोले होते हैं, सरल होते हैं, और वो कांग्रेस के षड्यंत्र में ऐसे आ गए। मुझे लगता है कि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे, अरे उनको कभी आपके पास वापस से आऊंगा गुप्ता जी, आपके पास वापस से आऊंगा। इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं साहू जी से। साहू जी, क्या कहेंगे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं, शराब बांटी जा रही थी कांग्रेस के शासनकाल में और कहीं ना कहीं जीत तो तय थी, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग किया गया। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो ऐसे ही बहाने ढूंढती है। लगातार 5वां उपचुनाव है। आप इनके पहले के भी बयान, जितने उपचुनाव ये हारे हैं, उसके बाद के आप जब सुनेंगे तो यही कमोबेश यही एक लाइन का जो बयान इनका आता है यही होता है। सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है ऋषभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता। इन्होंने, इनके शासनकाल में अंतागढ़ में चुनाव हुए थे, इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रलोभन देकर के, डरा करके, धमका करके खरीदने का काम किया था और नाम वापसी करवाया था।
कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, ना हमारी ऐसी संस्कृति है, ना ऐसी परंपरा है, ना हम ऐसे हथकंडों में, ऐसे षड्यंत्रों में, ऐसे परपंचों में हम विश्वास रखते हैं। 2018 से पहले का वो मामला है जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये बार बार हर टीवी चैनल में बैठ करके कहते हैं कि आदिवासी युवा ब्रह्मानंद नेताम का चरित्र हनन कांग्रेस पार्टी ने किया। अरे उस अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म का काम अगर ब्रह्मानंद नेताम ने किया है, उस बालिका ने डायरी में नाम लिखा है, जांच होने के बाद अगर उसके बाद में नाम जुड़ता है, इनका भानु प्रतापपुर का भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष, एक पुलिस का सहकर्मी, जो इन लोगों का जो पूरा गैंग था, इन चारों लोगों ने मिलकर के उसके साथ गैंग रेप करने का काम किया है। और उसके बाद जब पुलिस वहां की उसको जांच करती है और उसमें नाम इनका जुड़ता है, तो कौन सा वो नेता है जो वहां के मुख्यमंत्री को फोन करके ब्रह्मानंद नेताम को बचाने की कोशिश करता है? कौन वो नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रह्मानंद नेताम को एक बलात्कारी के रूप में उसको संरक्षण देने का काम करता है? ये भी जांच का विषय है। सबसे दुखद बात यह है, अगर भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुचिता की बात करती है, राजनीति में गरिमा की बात करती है, तो इनको ब्रह्मानंद नेताम के पीछे नहीं खड़ा होना था। कोई सरकार बनती या बिगड़ती नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लाभ नुकसान नहीं था, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम जैसे दुष्कर्मी के पीछे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि हम राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और इनका चरित्र जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर आपको एक्शन लेना चाहिए था। झारखंड की पुलिस आती है, झारखंड की पुलिस को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अरे अब तो भानु प्रतापपुर की जनता ने भी नकार दिया है। आपके अंदर अगर साहस है तो ठीक है। समय की बात चलते जल्दी जल्दी सवाल ले लेता हूं। साहू जी वापस आऊंगा आपके पास। गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाई निश्चित रूप से भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी आरोपी को ये दुष्कर्मी कह रहे हैं यहां बैठकर। अब मैं ऐसा कहूं क्या कि माननीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं वो फर्जी सीडी कांड में जमानत पर हैं? अब मैं यहां बैठकर ऐसा कहूं क्या कि सोनिया जी जमानत पर हैं तो वो अभियुक्त हैं, उन्होंने ये कांड किया है? ये कांग्रेस का चरित्र है और ये चरित्र यहां पर भी दिखाई दे रहा है और भानु प्रतापपुर में भी दिखाई दे रहा था। अरे सिद्ध तो करिए, कोर्ट में है मामला, कोर्ट में है मामला। फिर से कहूंगा मैं, सीधा आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप लगा रहा हूं। आपने फर्जी सीडी कांड किया और हम नहीं कहते हैं, हम सीधा कहते हैं कि भाई वो कोर्ट में है। आप कहते हैं कि दुष्कर्मी है। अरे आप तय कर लिए, आप मजिस्ट्रेट बन गए, आप न्यायाधीश बन गए, आप पुलिस वाले बन गए। अरे आप सरकार में है, ठीक है, पर कानून और संविधान से ऊपर नहीं है अजय साहू जी। और जब मैं कह रहा था तो आप बीच में कह रहे हैं, इसी बात से स्पष्ट होता है कि आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप सच सुनना नहीं चाहते तो आप निश्चित रूप से बोलते रहिए, पर मेरी बात का जवाब है आपके पास। क्या आप न्यायाधीश बन गए? क्या आप पुलिस के अधिकारी बन गए? वो तो बने हुए हैं, पुलिस बुला लेते हैं, 4 दिन बैठे रहती है। ब्रह्मानंद नेताम के पूरे जारी होते हैं टाइमिंग की, इस टाइम यहां रहेंगे, पर पुलिस पकड़ती नहीं है, धौंस दिखा के समाचार बना के वहां पड़ी रहती है। और आखिर हाई कोर्ट ने कैसे उनको कह दिया कि अभी गिरफ्तार ना करें अगर वो दुष्कर्मी है? मैं निश्चित रूप से इस बात की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं। ठीक है गुप्ता जी, आरोपी को अभियुक्त बनाने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती है वो प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। साहू जी, हाईकोर्ट ने जब उन्हें गिरफ्तार न करने के आदेश दिए थे, कहां से फिर आप उन्हें दुष्कर्मी और आरोपी बना रहे हैं? देखिए, अगर ये कोर्ट गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका नाम एफआईआर में है, तब तो ये कोर्ट गए। पहले तो ये इनकार करते रहे, लेकिन गिरफ्तारी के डर से आप कोर्ट गए हो, ये दर्शाता है। ठीक है, दोनों मेहमानों के पास वापस से आऊंगा। शायद तकनीकी समस्या है कुछ। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं, समय की बाध्यता भी है। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की राजनीति अब क्या मोड़ लेने वाली है? क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर, चाहे बीजेपी की मैं बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और दोनों ही दमखम आजमा रही हैं और दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू कर चुकी हैं। आने वाले वक्त में किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए ऋषभ जी, आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि
ये जो क्या कहते हैं अकबर खुर्राम जी को जो वोट मिला है, ये इस वोट को काफी बारीकी से लोग एनालिसिस करें, क्योंकि आरक्षण का विषय तो है। अब आरक्षण का विषय अगर लिंगारान होता रहा वो, तो उसका क्या है बेनिफिट, या फिर कह सकते हैं कि उसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव 2023 के विधानसभा में दिखेगा चुनाव में, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2023 विधानसभा चुनाव में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का, इस चर्चा में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता अजय साहू और बीजेपी से केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत था और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ऐसी और भी खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।